दिसंबर 2010 सीबीआई की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग का रीज़न था 2 सालों से अनसॉल्व्ड 13 साल की आरुषि और 56 साल के हेमराज का मर्डर केस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोग बिल्कुल सही समझे। आज की कहानी है आरुषि मर्डर केस। ये केस इंडिया की एक बहुत ही फेमस अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री है। इस केस ने पूरे भारत में डर का माहौल बना दिया था। कई महीनों तक सभी न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ यही केस और यही मर्डर की बातें चल रही थी। हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इस केस का या आरुषि का या हेमराज का या उसके माँ बाप का नाम नहीं सुना होगा। एजी कॉल सीबीआई की लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे और उनकी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट ये था, यानी उनके मुताबिक आरुषि के पिता राजेश तलवार ने ही आरुषि का मर्डर किया था। उनके मुताबिक 15 मई 2008 की रात राजेश ने अपनी बेटी और नौकर हेमराज को एक अपनी बेटी के रूम में एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से पागल हो गए, अपने लिविंग रूम की ओर गए। वहाँ से उन्होंने अपने गोल्फ सेट से एक गोल्फ क्लब उठाया और हेमराज के सिर पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। इसी हाथापाई के बीच आरुषि के सर पर भी चोट लग जाती है। उनकी बीवी यानी कि आरुषि की माँ नुपुर, जो कि दूसरे रूम में सो रही थी, शोर शराबा सुनकर आरुषि के रूम में आती हैं। और वो जब आती हैं तो वो देखती है कि हेमराज की बॉडी फर्श पर पड़ी थी और राजेश तलवार एक सर्जिकल ब्लेड से, जो कि पेशावर एक डॉक्टर हैं, आरुषि का गला काट रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब राजेश उन्हें पूरी बात बताती हैं तो वो भी उसमें उनका साथ देती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर क्राइम सीन को क्लीन करते हैं, फिंगरप्रिंट्स क्लीन करते हैं और सर्जिकल ब्लेड जिससे कि उन्होंने आरुषि का गला काटा था उसे डिस्पोज कर देते हैं। उसके बाद की उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आरुषि के पिता उसके बाद विस्की पीते हैं और हेमराज की जो बॉडी है उसको छत पर छुपाते हैं। सुबह आरुषि की मां नुपुर घर का सबसे बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद करती हैं और मेड के सामने ये प्रिटेंड करती हैं कि हेमराज ने आरुषि का मर्डर कर दिया। उनकी ये प्लानिंग बहुत ऑन द पॉइंट थी। उन्हें लगा नहीं कि वो पकड़े जाएंगे। ये सब चीज़ें एजी कॉल के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस के हाथ हेमराज की लाश लग गई, जो उन्होंने उनके जो कूलर के ग्रिल के पीछे छुपा कर रखी थी। एजी कॉल अपने इन्वेस्टिगेशन से इस नतीजे पर पहुंचे थे कि डॉक्टर राजेश तलवार बहुत ही बेरहम खूनी है। उन्होंने बहुत ही बेरहम तरीके से अपनी बेटी और अपने नौकर हेमराज का कत्ल किया था। वो उन पर चार्जशीट भी फाइल करना चाह रहे थे, पर सीबीआई के बाकी मेंबर्स इस चीज़ में रजामंद नहीं थे। इसके पीछे का रीज़न था लैक ऑफ एविडेंस। सीबीआई के पास ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे जिससे वो कोर्ट में राजेश और नुपुर को अपनी बेटी और नौकर हेमराज के कातिल साबित कर पाएँ। यहाँ तक कि उन दोनों के लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट में भी सीबीआई के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे वो उन्हें सस्पेक्ट प्रूफ कर सकें। अरुण कुमार एजी कॉल से पहले इस केस को लीड कर रहे थे सीबीआई की तरफ से। ये केस 31 मई 2008 को उन्हें पुलिस से हैंड ओवर किया था। पहले इस केस की शुरुआती जांच
शुरुआती इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और उसके बाद ये केस अरुण कुमार को और उनकी टीम को हैंड ओवर कर दिया गया था। ये केस सीबीआई को इसलिए हैंड ओवर किया गया ताकि सीबीआई पुलिस की थ्योरी को कंफर्म कर सके और पुख्ता तरीके से इस केस की जांच हो सके। जब ये केस अरुण कुमार को हैंड ओवर हुआ था तब पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की और एजी गोल्फ की थ्योरी सेम थी। पुलिस को और एजी गोल्फ को यही लगता था कि मर्डरर राजेश तलवार है, बस उनकी थ्योरी में एक ही डिफरेंस था। एजी गोल्फ की थ्योरी के अकॉर्डिंग राजेश ने हेमराज और उनकी बेटी को उनके कमरे में मारा था, लेकिन पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राजेश ने उन्हें रूम में नहीं मारा। राजेश हेमराज को छत पर लेकर गए कि तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वहाँ पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उन्होंने उसके सर पर मारा और फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला काट दिया। उसके बाद वो नीचे आए, उन्होंने विस्की पी और शराब के नशे में अपनी बेटी को गुस्से में मार दिया। और सुबह उन्होंने पुलिस को बुलाने से पहले अपने आस पड़ोस के लोगों को वहाँ इकट्ठा किया ताकि घर में बहुत सारे फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स हो जाएं और पुलिस अपनी तहकीकात अच्छे से ना कर पाए। पुलिस ने अपनी ये थ्योरी सारी सेट बिठा ली थी, लेकिन बस प्रॉब्लम यही आ रही थी कि नुपुर और डॉक्टर राजेश तलवार की नार्को टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये कत्ल राजेश और उनकी बीवी नुपुर ने नहीं किया तो घर से बाहर, घर के अंदर कोई आकर उनकी बेटी को मार कर चला गया और उन्हें पता भी नहीं चला। इस सवाल के जवाब में उन दोनों हस्बैंड वाइफ का ये जवाब था कि उनका एसी ख़राब था, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, इस वजह से उन्हें बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। और पुलिस ने जब उस रूम का साउंड टेस्ट करवाया तो उनकी बात सच साबित हुई। उनके एसी खराब ही था उनके रूम का। अरुण कुमार अपनी शुरुआती जांच में ही ये सच पता करने में कामयाब हुए कि उस रात उस घर में 3 लोग और थे, कृष्णा, शंभू मंडल और राजकुमार, जो कि हेमराज के दोस्त थे। कृष्णा डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था और उसी ने पुलिस को हेमराज और आरुषि के रिलेशनशिप के बारे में बताया था और डॉक्टर राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बताया था। कृष्णा का नार्को टेस्ट में उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि खुद अरुण कुमार भी हिलकर रह गए थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने नार्को टेस्ट में बताया कि हेमराज ने नेपाल में नया घर बनाया था और उसी की खुशी में वो अपने कमरे में सबको पार्टी दे रहा था। उसका दोस्त राजकुमार आरुषि को पसंद करता था और वो उठकर आरुषि के कमरे की ओर चल पड़ा। कृष्णा और मंडल भी उसके पीछे पीछे गए। राजकुमार ने आरुषि के कमरे में जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और इससे पहले कि आरुषि चिल्लाती, कृष्णा ने अपनी खोखरी चाकू से उसके सर पर वार किए और फिर उसी चाकू से उसका गला काट दिया। हेमराज इस कत्ल का इकलौता आई विटनेस था, तो उसके दोस्तों ने उसे भी छत पर ले जाकर उसी खोखरी चाकू से मार डाला। राजकुमार और मंडल ने भी अपने नार्को टेस्ट में सेम ही कहानियाँ बताई। अब सीबीआई की इस थ्योरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उनके कन्फेशन को कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं माना जा सकता था। और तो और कृष्णा की फैमिली ने भी ये कहा कि हत्या के दिन वो अपने घर पर ही था। खोखरी चाकू भी बिल्कुल साफ था, उस पर भी किसी ह्यूमन के ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं थे। अरुण कुमार अपनी
इन थ्योरीज को प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट में, जिसके कारण उनकी ये चार्जशीट रिजेक्ट हो गई। उल्टा शंभू मंडल को मार पिटाई करके ज़बरदस्ती बयान देने के आरोप भी उन पर लगे। सीबीआई की 2 टीम्स थी, दोनों की अलग अलग थ्योरीज थी और प्रूफ दोनों के पास ही नहीं थे। तो सीबीआई की उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सीबीआई चार्जशीट नहीं, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट देगी। 9 फरवरी 2011 को मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में चेंज कर दिया और राजेश और नुपुर को दोबारा समन किया गया। राजेश और नुपुर ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज की, जो कि रिजेक्ट हो गई और 11 मई 2013 को उन पर ट्रायल शुरू हुआ। 25 नवंबर 2013 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज के मर्डर के लिए राजेश और नुपुर को गिल्टी करार किया। मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, मिसलीडिंग द प्रोब एंड फाइलिंग द रॉन्ग एफआईआर के मामले उन पर दर्ज किए गए और उन्हें 26 नवंबर को लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 14 जनवरी 2014 को उन्होंने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2014 को लैक ऑफ एविडेंसेस यानी सबूतों की कमी के आधार पर उन्हें बरी कर दिया, फ्री कर दिया इस केस से। ये थी पूरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आरुषि और हेमराज की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये कत्ल किसने किया होगा। ये एक ऐसा केस था जिसे कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। 2 टीम्स बनी सीबीआई की, पुलिस, बहुत टीम्स ने, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, पर प्रूफ किसी के पास नहीं था और कोर्ट हमेशा प्रूफ्स पर ही बिलीव करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आपको कौन लगता है इस सब चीज़ों के पीछे कौन होगा। और कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।